हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप बस तैयारी करते रहिए। जैसा कि अभी हाल ही के दिनों में चल रहा है कि कई यूट्यूब चैनल्स अपने चैनलों पर कुछ न्यूज़पेपरों की कटिंग लगाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ामें हैं वो रद्द हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपकी जो एग्ज़ाम है 100% आप ये लिख के ले लीजिए। गारंटीड है कि एग्ज़ाम जो है किसी भी हाल में मतलब होगी ही होगी। हो सकता है दोस्तों कुछ समय लग सकता है। हो सकता है 2020 के अंत में एग्ज़ाम स्टार्ट हो, या जो प्रोसेस है 2021 तक भी जा सकती है। लेकिन आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात अपन ने एग्ज़ाम से रिलेटेड कर ली और मैं आपको अपने टॉपिक पे पुनः वापस लौटाना चाह रहा हूँ। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनमें अंतर देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये होती क्या है। ठीक है, कई बार दोस्तों एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको पूरा पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप लास्ट में अपने अंदर एक चेंज का अनुभव करेंगे, कुछ चेंजेस होगा और आपकी समझ भारतीय संविधान के प्रति जो है बढ़ जाएंगी और आपका क्या है, पढ़ने में मन भी लगेगा। और अगर आप इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई भी आपके पास बुक है, उस बुक से अगर आप अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने सुना होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो मेनली कार्यपालिका किसी भी संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, और दोस्तों संविधान या बात करें किसी देश को चलाने के लिए तो मुख्य भूमिका अदा करती है किसी भी देश की वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ की विधायिका और न्यायपालिका को लेकर। तो दोस्तों ये तीनों ही जो प्रमुख रूप से अपना अपना कार्य करते हैं और जो समय समय पर नीति निर्माण का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका होती क्या है। तो आप कार्यपालिका के संबंध में एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी कानून होता है जो भारत में अभी लागू है या आगे लागू होने वाला है, तो उसको जो लागू कराने का जिम्मेवारी होती कार्यपालिका की मेनली होती है। ठीक है, और बात करें विधायिका की तो विधायिका का मेन काम ये होता है कि ये किसी भी बिल को बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो ये होती है विधायिका के पास। अर्थात दोस्तों किसी भी बिल के संबंध में विधायिका के पास ये शक्ति दी जाती है कि वो उस बिल को बनाए, ठीक है, जो लोगों के भलाई के लिए काम कर सके। ठीक है, और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का काम ये होता है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, जो किसने बनाया है, का विधायिका ने बनाई है और कार्यपालिका ने बनाई है, उस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है या वो कानून जो है लोगों के हित में नहीं है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सरकारें अपने फायदे के लिए कुछ कानूनों में चेंजेस कर देती है, तो उन पर जो लगाम लगाने की कोशिश भारत की न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। सीधा सीधा बात करें कि कोई कानून अगर लोगों की भलाई के लिए नहीं बना है या कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, किसकी, न्यायपालिका की। तो ये मेनली डिफरेंस मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, कोई भी बिल बनाने की विधायिका के पास शक्ति होती है और उसे लागू करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है, और यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दिलाने की शक्ति हमारी न्यायपालिका की होती है। तो ये तो अपन ने बात करी मेनली इनके परिभाषा के संबंध में। अब आगे चलते दोस्तों, बात करेंगे अपन कार्यपालिका के संबंध में। तो एक एक को अपन बारी बारी से लेंगे और इनके बारे में डिटेल में अपन जानकारी उठाएंगे कि आखिर कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं, विधायिका के कौन कौन से अंग होते हैं और हमारी न्यायपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका की बात करें तो दोस्तों, आप कार्यपालिका के संबंध में ये याद रखेंगे कि कार्यपालिका को भारत में दो भागों में बांटा गया है। मतलब दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जो कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। मतलब कनाडा के संविधान के स्ट्रक्चर के आधार पर भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य के पास अलग अलग शक्ति दी गई है, दोनों को ही शक्ति कुछ प्रदान की गई है। तो इसे संघीय व्यवस्था बोली जाती है, जिसमें राज्य सरकारें भी काम करती है और केंद्र सरकार के पास भी पावर होती है। तो दोस्तों इस संबंध में केंद्र स्तर पर एक कार्यपालिका होती है और एक राज्य स्तर पर कार्यपालिका होती है।
बात करें केंद्र स्तर के कार्यपालिका के स्ट्रक्चर की, तो केंद्र स्तर की कार्यपालिका में सबसे ऊपर में राष्ट्रपति को रखा गया है, अर्थात राष्ट्रपति सबसे पहले आता है। इसके पास तमाम रूप से शक्तियां होती है और कार्यपालिका का आपने सुना भी होगा या आपने पढ़ा होगा कि भारतीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान नहीं होता। जैसा कि अगर आपने मेरे राष्ट्रपति वाला लेक्चर को देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में राष्ट्रपति के संबंध में बताया है, ठीक है। तो भारत की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के पद के क्रम में जो सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति होती है, कार्यपालिका के दूसरे नंबर में कौन आता है, उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है और फिर मंत्रिपरिषद आते हैं। तो ये तो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग है। और मंत्रिपरिषद की बात करें तो दोस्तों मंत्रिपरिषद तीन टाइप प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है, ठीक है। तो ये मेनली अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाले भी चैप्टर में इसको गहन अध्ययन किया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपका आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप पूरी जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी की, उसे जाकर आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो अपन ने केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख अंग की बात कर ली। राज्य स्तर पर कार्यपालिका के अंग की बात करें तो जैसे ही राष्ट्रपति केंद्र में होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इक्विवेलेंट पावर राज्यपाल के पास होती है राष्ट्रपति के, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, जैसा कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति का प्रधान होता है, उसी प्रकार बात करें अपन राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री के पास तमाम पावर होती है और मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और मुख्यमंत्री के ही अंडर में आते हैं उसका मंत्रिपरिषद। तो ये राज्य स्तर पर कार्यपालिका के प्रमुख अंग अपन ने देखा। तो दोस्तों कार्यपालिका को पुनः दो भागों में भी अपन विभाजित कर सकते हैं। एक तो स्थायी कार्यपालिका, जैसा कि आपने सुना होगा, जो 65 वर्ष की आयु तक मतलब सिलेक्ट होते हैं, अर्थात आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, तमाम जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी तो एक कार्यपालिका के ही अंग होते हैं, क्योंकि उनका भी काम क्या होता है, किसी भी कानून को लागू कराना। अब मान के चलो दोस्तों, अभी हाल ही में जो है ट्रिपल तलाक का कानून हमारी विधायिका ने बनाई थी, ठीक है। तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसे होती है, कार्यपालिका की होती है। और कार्यपालिका के अंदर ही पुलिस विभाग भी आता है। तो पुलिस का अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो वो अपनी रिपोर्ट लिखाने कहाँ जाता है, थाने में जाता है और उसकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई भी की जाती है। तो ये मेनली कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। पुलिस विभाग हो गए, तमाम टाइप के होते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका में जो आईएएस अधिकारी, तमाम जो नौकरशाह आते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए जो चुने जाते हैं, जैसा कि देखा होगा आपने विधायक, सांसद, इनकी बात करते हैं। तो ये मेनली कार्यपालिका को दो पार्ट में अपन ने फिर से विभाजित किया था। आगे चलते दोस्तों बात करेंगे अब विधायिका की। तो विधायिका क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई भी विधि बनाना या कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी बिल बनाना है, उस पर जो उसका जो कार्य किसे सौंपा गया है, विधायिका को सौंपा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, संसद में कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस पर बहस होती है तमाम रूप से मेनली, और उसके बाद बहस के बाद उससे उस विधेयक को लाया जाता है। फिर विधेयक तमाम लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही स्तर पर जो पास किया जाता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो उसके स्तर पर दोस्तों विधायिका भी दो प्रकार से कार्य करती है, केंद्र स्तर पर कार्य करती है और राज्य स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। केंद्र स्तर पर विधायिका केंद्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है, और राज्य स्तर पर जो विधायिका है वो राज्य सूची के विषय पर तमाम कानून बना सकती है। तो ये मेनली विधायिका के बारे में बात करी। अब जैसा कि आपको कुछ कंफ्यूजन आ रहा होगा कि विधायिका में भी केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, जैसे कि संसद है और मान लो विधानमंडल है। तो एक चीज आप ये याद रखेंगे कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य हो सकते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली रूप से बात करें तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। मतलब दोनों ही बात करें अपन कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य एक समान हो सकते हैं। मतलब विधायिका के सदस्य और कार्यपालिका के सदस्य दोनों ही समान हो सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री दोस्तों विधायिका का भी सदस्य होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, मतलब उसका एक अंग होता है। तो ये विधायिका को अपन डिटेल में इसकी बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं अपन अब न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका की दोस्तों उसका काम क्या है, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दिलाने का प्रावधान किसे है, हमारी न्यायपालिका को है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे भारत की न्यायपालिका एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। मतलब भारत में न्यायपालिका कैसी है,
एकीकृत न्यायपालिका या एकात्मक न्यायपालिका है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है भारत की न्यायपालिका में बिल्कुल भी नहीं है। आपने डीपीएसपी में एक आर्टिकल अनुच्छेद 50 पढ़ा होगा, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 50 के अनुसार ये बोलता है दोस्तों, न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन करता है। मतलब जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 के अनुसार भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये भी बहुत अनिवार्य है फ्रेंड्स कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए कि वहाँ की न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मान लो कि अगर न्यायपालिका में कार्यपालिका के ही आदमी रहे और कोई कानून अगर कार्यपालिका ने बनाई और वो कानून को अगर लागू कराना चाहती है और वो कानून जो है जनता के भलाई के लिए नहीं है, तो उस कानून का इफेक्ट पड़ेगा न्यायपालिका को, मतलब न्यायपालिका भी उसमें बिल्कुल भी उसे रोक नहीं सकेंगे। इसके लिए दोस्तों ये व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखें। तो ये आपने समझा अनुच्छेद 50 को अच्छी तरीके से। अब बात करेंगे दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक स्वरूप क्या होता है। तो जैसा कि भारत में एकात्मक स्वरूप का मतलब होता है कि भारत में केंद्र लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई भी न्यायपालिका नहीं होती। मतलब कि कोई भी कोर्ट है उसे अपन ये नहीं बोल सकते कि ये केंद्र का कोर्ट है या ये राज्य का किसी राज्य का कोर्ट है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा हर राज्य के एक अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं, तो वो उसकी एक व्यवस्था या उसका एक संरचना बनाई गई कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो इसे एक एकीकृत न्यायपालिका बोला जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य की बात नहीं की, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र का हाई कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट और जो हाई कोर्ट है वो किसी राज्य का है। तो इसे एकात्मक या एकीकृत स्वरूप बोला जाता है। तो ये न्यायपालिका के बारे में अपन ने अच्छे से समझा है। अब आगे चलते दोस्तों बात करेंगे विधायिका के बारे में, अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। तो विधायिका के डिटेल में मैंने जैसा कि आपको बताया कि विधायिका का मेनली काम क्या होता है कि विधि बनाना अर्थात कानून बनाना। और दोस्तों भारत में विधायिका दो प्रकार से काम करती है, केंद्र स्तर पर काम करती है और एक राज्य स्तर पर काम करती है। तो केंद्र स्तर पर जो विधायिका है उसका जो प्रमुख बॉडी की बात करें तो प्रमुख बॉडी कौन सी है, संसद है। और राज्य स्तर पर प्रमुख जो बॉडी है विधायिका की वो विधानमंडल है। तो दोस्तों संसद के ही जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। मतलब कि संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 के तहत भारत में संसद का निर्माण किया गया। मतलब संसद होगी, इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 79 के तहत। तो संसद के ही दोस्तों 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि वो संसद के सिर्फ अंग बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा को ही मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति भी होता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। हमने दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में एक पूरा लेक्चर अपन ने कवर किया है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद बात करें तो आर्टिकल 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 80 के तहत राज्यसभा है। और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं 79, 80 और 81, डायरेक्ट संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों कि विधायिका बनाने का जो कार्य राज्यसभा का द्वारा तो होता है, लेकिन राज्यसभा में विधायिका के निर्माण कौन करता है, उसके सदस्य करते हैं। तो उसके सदस्य की संरचना की बात करें, उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सदस्य का जो विभाजन है राज्यसभा में वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसा कि आपने अनुसूची पढ़ा होगा, चौथी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। अर्थात राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के तहत किया गया है, चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। तो अधिकतम जो सीटें हैं 250 का निर्धारण जब संविधान हमारा बना उस टाइम किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में 245 ही सीटें राज्यसभा में स्थित मतलब प्रेजेंट है। तो वो इसलिए है दोस्तों कि जो यूटी यूनियन टेरिटरी के लिए जो सदस्य बनाए गए थे वहाँ पर जनसंख्या न होने के कारण ये सीटों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो 245 का स्ट्रक्चर यूं इस तरीके से होता है कि 12 जो है सदस्य है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य वो निर्वाचित होते हैं। तो जैसा कि राज्यसभा के अपन एक डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कैसा होता है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये राज्यों की विधानसभा द्वारा ही वहाँ से निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। तो ये राज्यसभा की बात करें, अब आगे चलते लोकसभा की बात करेंगे। तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत प्रावधान किया गया है और इसमें भी जो मैक्सिमम सीटें हैं रखी गई थी 552।
550 प्लस 2 का मतलब ये है कि 2 ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में भी। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप याद रखेंगे 14 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है जो पहले ब्रिटिशर्स थे, अब जो है भारतीय है। तो वो उन्हें 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत किया करता है। तो मैक्सिमम सीट 552 लोकसभा में हो सकती है। लेकिन इसमें भी वही जनसंख्या का कॉन्सेप्ट आ गया। और जो अभी वर्तमान में लोकसभा के में जो सीटें हैं वो 545 है। 545 में दोस्तों 543 जो है राज्यसभा से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। तो 543 में भी इन्हें 2 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं कि 530 जो है वो तो राज्यों की जो राज्य की जो है लोकसभा क्षेत्र, वहां से आप सांसद के माध्यम से इन्हें चुनते होंगे। लोकसभा के सदस्य को अपन मेनली क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। तो इनका भी निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है और वयस्क मताधिकार प्रणाली के तहत ही चुना जाता है कुछ लोकसभा के सदस्यों को। तो आप इसे भी आप याद रख सकते हैं। और जो 13 सदस्य है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जो भारत की यूनियन टेरिटरी है वहां से 13 सदस्यों को यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने बात करी लोकसभा के बारे में। अब आगे चलते हैं। ये केंद्र स्तर पर विधायिका समझी थी, राज्य स्तर पर विधायिका का भी प्रारूप कुछ इसी तरीके से होता है। बशर्ते राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं। एक राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा की बात करें तो दोस्तों आप अपने क्षेत्र का जो विधायक है वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधायकों को बोला जाता है। ठीक है। और ये जो विधानसभा की जो प्रारूप है, ये अधिकतम जो संख्या है विधानसभा की वो 500 हो सकती है और न्यूनतम विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो मिनिमम 60 से कम नहीं होना चाहिए। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में आप कुछ राज्य देखते होंगे, जैसे गोवा हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं 60 से कम है। जैसा कि आपने गोवा सुना होगा। और कुछ राज्य है जैसे सिक्किम की जो सीटें हैं, जैसे गोवा की 60 है, सिक्किम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम की जो सीटें हैं वो भी 60 से कम है। तो इस तरीके से जो इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो इन्हें क्या है, विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया है। तो ये विधानसभा की बात करें। और जो तीसरा अंग होता है वो विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद की संख्या दोस्तों अभी वर्तमान में 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे उसे हटा दिया गया विशेष राज्य के दर्जे को। और वहाँ पे जो पहले विधानसभा हुआ करती थी, अब विधानसभा को भी अभी वर्तमान में तो भंग कर दिया गया है और वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। तो इस तरीके से दोस्तों अभी वर्तमान में विधान परिषद की संख्या 6 हो गई है। वो कौन कौन सी है, आप इसे याद रखने का भी बड़ा आसान सा तरीका है, तो उन्हें मैं एक बार बता देता हूँ। आप देखेंगे कि यूपी बिहार एक साथ याद रख लेंगे, है ना। तो यूपी बिहार दोनों जुड़े हुए राज्य है, तो यूपी बिहार में ही क्या है, विधान परिषद है। और दोस्तों बात करें आप महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र से ही लगा राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। और कर्नाटक के बाद दोस्तों साइड में बात करें तो इधर आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, तेलंगाना है। तो ये 4 हो गए, राज्य हो गए। और यूपी बिहार को लेके 2 ऐसे 6 राज्य हो गए। तो इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद का गठन किया गया है। दोस्तों विधान परिषद रखना या ना रखना वहाँ की विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो विधान परिषद रख सकती है विधानसभा, और ना चाहे तो नहीं भी रख सकती है। तो दोस्तों जहाँ विधान परिषद नहीं होती वहाँ सिर्फ 2 ही होते हैं, राज्यपाल और विधानसभा। तो ये 2 ही अंग विधान मंडल के होते हैं। तो ये अपन ने आज के लिए वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास किया है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जो बाजू में आपको रेड जो बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइबर का, उससे जाकर प्रेस कर देना। जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपको अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन और आपको सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अपन स्टॉप करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।